वेलकम दोस्तों, मेरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा में आने वाले गुणनखंड और गुणांक नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपने नहीं समझा ठीक ढंग से तो आप आगे के टॉपिक्स को नहीं कर पाओगे। बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन बातें बताऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणांक की। गुणांक आप मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मल्टीप्लिकेशन में हम आगे के अंक या संख्या निकालते हैं तो वही पहली संख्या का गुणांक होता है। जैसे 2 है तो 2 का गुणांक अगर इसकी गुणा 1 से कर दें तो 2 होगा, 2 की गुणा 2 से कर दें तो 4 होगा, 2 की गुणा 3 से कर दें तो 6 होगा। तो 2, 4, 6 ये सब 2 के गुणांक है और ये संख्याएं निरंतर आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो गुणांक हमेशा किसी भी संख्या से बड़ा होगा और यह कहां तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। इसी तरीके से फ्रैक्शन क्या होगा या गुणनखंड क्या होगा? इसकी परिभाषा होती है किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुणांक को यदि हम उल्टा कर दें, जैसे 6 है तो 6 में कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 और 3 से मिलकर भी 6 बनता है। और किससे मिलकर बनेगा 6? 6 और 1 से मिलकर भी 6 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 के गुणनखंड कितने हुए? 2, 3, 1 और 6। वह सारी संख्याएं जो उस संख्या को पूरा विभाजित कर दे उसके क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। गुणनखंड हमेशा संख्या से छोटे होते हैं। जैसे अगर कोई संख्या 6 है तो उसके जो गुणनखंड होंगे, जो संख्याएं उसके गुणनखंड होंगी, वो उससे हमेशा छोटी होंगी। अब हम देखते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या पर आधारित कई बार प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। परफेक्ट नंबर इसको बोलते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। अगर कोई संख्या है और अगर उसके गुणनखंड जो हमने ज्ञात किए उनका हम योग करें और उन्हें 2 गुना कर दें तो वो क्या कहलाएगा? वह संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। आइए देख लेते हैं जरा कैसे होता है। 6 है, हमने 6 का माना था, गुणनखंड क्या थे? 1, 2, 3 और 6। अब इन गुणनखंडों का हम योग करते हैं तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 6। तो कितना हो गया? 3, 3, 6, 6, 12। और ये कितना होता है? 2 × 6, यानी कि यह योग संख्या का 2 गुना है। तो यह संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक संख्या और है 28, इसका आप करके देखिए और ज्ञात कीजिए क्या यह संपूर्ण संख्या है या नहीं है। कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से संपूर्ण संख्या कौन सी है, तो बच्चों को नहीं पता होता तो उसमें दिक्कत होती है। अब आप समझ जाएंगे कि संपूर्ण संख्या होती क्या है। अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने संख्या पद्धति का जब चैप्टर पढ़ा था तब भी जाना था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्याएं जो अपने आप या एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या, या उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। और जो संख्याएं अपने अलावा और एक के अलावा और संख्या से भी विभाजित होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यानी कि संख्या 2 ही प्रकार की हुई, एक भाज्य और एक अभाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह है जो अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होते हैं। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक स्वयं संख्या और एक संख्या 1, जबकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखिए 7 के गुणनखंड क्या है? 1 और 7, लेकिन 6 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 3 और 6। 2 और 3 भी इसके गुणनखंड है, जबकि 7 के गुणनखंड क्या है? 1 और 7। तो 7 क्या है?
प्राइम नंबर और 6 क्या है कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप संख्याओं में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इस रूल को लगाकर अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी चीज इसी चैप्टर के अंदर आती है वो है सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। हम जब गुणनखंड किसी के ज्ञात कर लेंगे, जैसे हमने गुणनखंड ज्ञात किए 12 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 3 6 और 12 और 6 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 3 और 6। ये दोनों में समान है, 2 भी समान है, 3 भी समान है और 6 भी समान है। इसका मतलब संख्या 12 और 6 में यह गुणनखंड समान है, इनको हम क्या बोलेंगे सार्वगुणनखंड। इसी प्रकार जब हम किसी संख्या के गुणज निकालेंगे, गुणज मतलब जैसे मैंने निकाला 6 का, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और अगर मैं 12 के गुणज निकालता हूं तो कितने होंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 12 और 24, 6 और 12 के 12 और 24 सार्वगुणज है। इस प्रकार जो गुणनखंड दोनों या तीनों या चार जितनी भी संख्याएं दी होंगी उनके अंदर जो समान गुणनखंड होंगे हम उनको क्या कहेंगे सार्वगुणनखंड। और इसी प्रकार जब हम गुणज में निकालेंगे तो जितने गुणज समान होंगे संख्याओं के उन्हें हम क्या बोलेंगे सार्वगुणज। इस पर आधारित भी सवाल आता है, जब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका करेंगे तो आपको उसमें इस तरह के सवाल दिखाई देंगे। ये एक मेन इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रश्नों में पूछे जाते हैं जिनका हमने अध्ययन किया। मेनली हमें किसी भी संख्या के गुणनखंड किस तरीके से निकाले जाते हैं, मल्टीपल निकालना तो आपको पता है, आप उसकी गुणा करते चले जाइए या पहाड़ा पढ़ लीजिए, जितने संख्या आप निकालेंगे, जैसे मैंने कहा 6 के 10 गुणज निकालिए तो आप 6 का पहाड़ा कहां तक पढ़ देंगे 10 तक। अगर 20 गुणज निकालने हैं तो उसे कहां तक पढ़ देंगे 20 तक। लेकिन गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये तो गुणज निकालने का तरीका था। देखिए गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ ज्यादा समझने या सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल और केवल ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई संख्या कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। जैसे हमने देखा 36 को लेते हैं, 36 में क्या हुआ, क्या यह संख्या 1 से भाग हो रही है, हाँ 1 से तो सभी संख्याएं भाग होती है तो हम 1 लिख लेंगे। 1 के आगे क्या संख्या आती है 2, हम देखेंगे क्या 2 से भाग होती है, हाँ 2 से भाग हो रही है, 18 दूनी 36 तो हमने कितना लिख लिया 2। अब हम 2 के आगे कौन सी संख्या आती है संख्या 3, संख्या 3 से हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 तिया 36, यानी कि 3 से भी ये भाग हो रही है। अब हम आगे ले जाते हैं, अगली संख्या क्या है 4, क्या ये 4 से भाग होती है, पहाड़ा आता है आपको 4 का, आप पढ़ दीजिए 4 नम 36, हाँ ये 4 से भी भाग हो रही है। क्या ये 5 से भाग होती है, नहीं ये 5 से भाग नहीं हो रही, क्योंकि हमने जब भाज्यता के नियम पढ़े थे हमें पता है कि किसी संख्या के अंत में यदि 5 और 0 आएगा तभी वो 5 से भाग होगी। ये 5 से भाग नहीं होती। हम देखते हैं 6 से, हाँ ये 6 से भाग होती है क्योंकि 6 छन 36, 7 से भाग नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्या ये 8 से भाग होती है, नहीं ये 8 से भी भाग नहीं हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे 9 से, क्या ये 9 से भाग हो रही है, हाँ जब हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा था तो कितना आया था 4 नम 36। अब सबसे आसान है, अब आप उल्टी तरफ पढ़ते जाइए और जो भी आपका भागफल आए वो यहां लिखते जाइए। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 और 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 36। तो इसका मतलब 36 के जो गुणनखंड हैं वो ये संख्याएं होंगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। जब हम आगे जाके लेसेपे और मैसेपे पढ़ेंगे उसमें हमें उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, तो हम वो भी सीख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने की 2 विधियां हैं, एक है दीर्घ विधि और एक है लघु विधि। हम पहले दीर्घ विधि को देखते हैं कैसे। 36 इसको हम 2 ब्रांचेस बना लेते हैं, 2 ब्रांचेस मतलब एक इधर एक इधर। हम सबसे पहले यहां पर प्राइम नंबर लिखते हैं 1 से हमने से काटा तो कितना आया
36। अब हम 36 के फैक्टर कर लेते हैं। ये कितने होंगे? 2 और 18। अब आप इसे हमें काटेंगे कितने से? 2 से, तो कितना आएगा? 9। और 9 को काटेंगे किससे? 3 से, तो कितना आएगा? 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अगर हम इन सब की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 36। इसको और आसान बनाने के लिए एक शॉर्ट विधि है, उसमें कैसे लिखते हैं? 36, एक सीधी लाइन खींचिए, एक पड़ी लाइन खींचिए। अब अगर आप इसको किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 सबसे छोटी संख्या है जिससे हम भाग करके देखते हैं, तो कितना आएगा? 18। उसको फिर 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 9। क्या ये 2 से भाग हो रही है? नहीं, 9 2 से भाग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, और अब 3 बचा तो इसको किससे भाग कर देंगे? 1 से। तो जितनी ये संख्याएं आई, ये 36 के प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगी। अब प्राइम फैक्टर्स को हम कैसे लिख देंगे? 36 इजिकल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। एक तो सभी का प्राइम फैक्टर होगा। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स क्या क्या क्या? 2 2 3 गुणा 3 गुणा 1। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब आपने किसी संख्या के गुणनखंड निकालना भी सीख लिया और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना भी सीख लिया। अब आप लोग जाइए अपनी अभ्यास पुस्तिका पर और वहां जाकर जो आपका चौथा टॉपिक है गुणनखंड और गुणांक, उसके दिए हुए जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप उनको कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वेबसाइट पर जाकर उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज डालिए, हम उस समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।